Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. तो डाटा हैंडलिंग बेसिकली है क्या? जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं इन सिस्टमेटिक मैनर और जिससे जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसे ईजिली ग्रैब कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। सो यहाँ पर करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट दैट इज़ इंट्रोडक्शन। That is, statistics plays a very important role in our everyday life activities such as to obtain various information concerning jobs, business, marketing, imports and exports, education, etc. ओके तो इसमें अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है। स्टैटिस्टिक्स इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग फैक्ट्स फ्रॉम न्यूमेरिकल डाटा। इट इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ डाटा, presentation of data and interpretation of data. तो कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ सोर्सेज चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोग्राफ। सो पिक्टोग्राफ क्या होता है? अ डाटा कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ वेज इन वर्ड्स, सिंबल्स, पिक्चर्स एंड ग्राफ्स। तो जब भी हम अपने डाटा को पिक्चर्स की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है, सिंबल्स की फॉर्म में शो करते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा पिक्टोग्राफ। ओके, सो next here we are having bar graph. When the given data is large and it's not in multiple of a number and it is difficult to represent it by a pictograph, then we use rectangle of uniform width to represent the large data. तो हम क्या करते हैं? रेक्टेंगल्स के बार्स बना के उसको शो करते हैं एंड उसको बोलते हैं बार ग्राफ। सो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ देखते हैं। इट इज द बार्स आर properties of bar graph. Bars may be either vertical or horizontal. We often use vertical bars. तो मोस्टली हम जो ग्राफ्स यूज करते हैं वो कौन से करते हैं? वर्टिकल। देन वी आर हैविंग द हाइट और लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ डाटा। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा हमारे बार का उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, जितनी कम लेंथ होगी बार की उतनी ही हम कम लेंथ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ द बार ऑलवेज रिमेन्स इक्वल बट हाइट ऑफ और लेंथ चेंज अकॉर्डिंग टू द डाटा। अब देखिए जो उसकी विड्थ है, विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई, वो तो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन हाइट ऊपर नीचे होती रहती है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। बार्स आर इक्वली स्पेस, मीन्स जब भी आप बार्स अरेंज करेंगे तो उनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी की में ज़्यादा स्पेस दे दिया, किसी में कम स्पेस दे दिया। नेक्स्ट इज बार्स में बी शेडेड इन टू मेक देम अट्रैक्टिव। तो बार्स को हमें शेड करना है, कलर करना है, इससे वो अट्रैक्टिव दिखाई दे। एंड बार ग्राफ्स आर यूजफुल फॉर विजुअल कंपैरिजन ऑफ द गिवन डाटा। तो अब देखिए अगर हमें देखते ही पता करना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है, तो मैंने यहाँ पर अगर एक बार बना दिया जस्ट लाइक दिस, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट्स हैं हमारी कंपनी के, ठीक है, तो आपको कौन सा बार बड़ा लग रहा है, किससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा इस बार में? तो यही विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ। तो चलिए देखते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग अ बार ग्राफ। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक्सेस गिवन होते हैं। एक हो गया हमारे पास एक्स एक्सेस और एक हो गया हमारे पास वाई एक्सेस, ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे जो भी हमारे पास कंटेंट है, जैसे यहाँ पर फ्रूट से रिलेटेड कंटेंट था तो हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है, और जो भी उससे रिलेटेड नंबर्स होंगे वो हम यहाँ पर शो करेंगे वाई एक्सेस पे, और फिर इस टाइप की हम यहाँ पर बार्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पे एप्पल है और नंबर ऑफ एप्पल्स कितने 35, तो 35 की रेंज तक हम क्या बनाएंगे? बार्स बनाएंगे। मैंने देखा ऑरेंज है, वो कितना हमारा 30 है, तो मैंने 30 तक बार बनाया। देन बनाना देखा, बनाने का नंबर मुझे पता नहीं है, पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो मेरे पास 10 बनाना से मैंने 10 के इक्वल तक क्या बना दिया? अपना बार ग्राफ। देन मैंने देखा ग्रेप्स के बारे में, तो ग्रेप्स हमें कितने गिवन है? 40, तो ये क्या हो गए हमारे 40 ग्रेप्स। नेक्स्ट इज वाटरमेलन। वाटरमेलन का देखेंगे तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, वी आर हैविंग 25 वाटरमेलन, तो मैंने 25 तक ये बार ग्राफ अच्छे से बना दिया। ओके, तो इस टाइप से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बार ग्राफ। देन वी आर हैविंग डबल बार ग्राफ। तो हम एक ही साथ दो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं विद डिफरेंट कर्व। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मार्क्स गिवन है, सेकेंड टर्म मार्क्स गिवन है। तो यहाँ पे देखिए मैथ्स के मार्क्स गिवन है,
और यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स गिवन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के डाटा गिवन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अगर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको हम कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म इज डाटा, अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ डाटा। मीन्स अगर मैंने आप लोगों के सब्जेक्ट मार्क्स देखने हैं, ठीक है, मैंने पूरी क्लास के सब बच्चों के इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं या मैथ्स के मार्क्स देखने हैं, तो मेरे पास लिस्ट होती है सब्जेक्ट वाइज। तो मैं क्या करूँगा, उनमें से उनको चेक करूँगा, ठीक है। तो वो जो मेरे पास लिस्ट है वो क्या हो गया हमारा डाटा। नेक्स्ट इज raw data, a collection of observation gathered initially is called raw data। अब देखिए जैसे जब भी आपका टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, तो आपकी शीट्स होती हैं, हम सबकी जो टीचर्स होते हैं वो आपकी शीट्स कलेक्ट करके उनको चेक करते हैं। तो वो जो वहाँ से हम डाटा लेंगे वो क्या होगा हमारा रॉ डाटा। नेक्स्ट इज discrete data। A discrete data take on only integer values, that is number of animals in a zoo, ठीक है। तो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होनी चाहिए कि जो नंबर्स की फॉर्म में हमें शो हो, ठीक है। देन इज कॉन्टिन्यूस डाटा, दैट इज डाटा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, रेंज में होनी चाहिए। जस्ट लाइक द डाटा दैट कैन टेकन एनी वैल्यूज नोन एज कॉन्टिन्यूस डाटा, जस्ट लाइक वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास, ओके। नेक्स्ट इज रेंज। तो जब भी आपने देखा होगा आप शॉप पर जाते हैं तो आप बोलते हैं आप रेंज बताइए, वो क्या होता है कि आप हाईएस्ट और लोएस्ट बताएं, उसके बाद हम आपको आपका आर्टिकल दिखा देंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड इज अ रेंज। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी मीन्स वो जो ऑब्जर्वेशन वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूँ आपके पास शूज़ कितने हैं, आप बोलोगे सर 5, ठीक है। मेरे पास होंगे 6 या किसी पास होंगे 2 पेयर्स, तो वो क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। शूज़ कितने हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ओके। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। सो हेयर वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड, टेली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे 28 हो गया, दैट इज 1 टेली मार्क, देन 1। तो यहाँ पे 31 है, तो यहाँ पे हमने 2 टेली मार्क्स बनाए फॉर 2। 1 के लिए 1 है, यहाँ पर 1। अगर हमें 5 शो करना है तो हम कैसे कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4 और 5 पे आके हमें यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। तो ये इसी टाइप से हम क्या बनाते हैं अपने टेली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। So here we are having formation of frequency table for group data। So यहाँ पर हमें क्या देखने, exclusive classes means continuous class intervals, inclusive classes में होता है discontinued class interval, ओके। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाएंगे अपनी टेबल। अब देखिए एक्सक्लूसिव क्लासेस क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस होते हैं जैसे 0 to 10, 10 to 20। तो यहाँ पर जो हायर लिमिट है वो नेक्स्ट में जाके क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट, ठीक है। इसको अपर लिमिट भी बोलते हैं। देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो ये हो गई हमारी एक्सक्लूसिव क्लासेस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव क्लासेस, जिसमें 0 to 9, 10 to 90। तो आपने कहा यहाँ पर जो अपर लिमिट है और यहाँ पर जो लोअर लिमिट है ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। और ये हमेशा ऐसी रहेंगी 20, 29, 32, 39 एंड एज ऑन। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं हम साइज 5.1। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, दैट इज एज ऑफ द प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम आर गिवन बिलो, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट देखेंगे यहाँ पर कितना है 36, उससे ऊपर है कि कोई नहीं, तो ये हो गया हमारे पास 36। लोएस्ट देखेंगे दैट इज 17, ओके। तो इनको माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 19, ओके। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर हमें बोला गया है इन अ सर्वे कंडक्टेड अमंग 30 फैमिलीज और मोर पर्सन्स बिलो 10 years आर गिवन बिलो, ओके। Prepare a frequency distribution table for the above data and then we have to answer the following questions, okay। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं हम। Okay, first we are going to make a frequency distribution table
ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज, एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेलीमार्क्स, देन यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर एज लिख लेते हैं हम 7। अब कितने की मैंने 1 2 3 and this is 4. So we are having 1 2 3 4. So this is our frequency. Next is 9. 1 1 2 3. So this is 1 2 3. So we are having 3 frequency. Next we are having 2. So 1 2 3 4 5 and 6. So 1 2 3 4 5, then we are having 6. तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6. Next we are having 1. So this is 1 2 3 4 5. So we are having 5 1 2 3 4 and 5. Then we are having 6. This is 1. Only 1 is there. Then we are having 5. So 1 2 3. Okay, 3. Then we are having question number. Sorry, now we are going to see 8. So here we are having 8. 1. Only 1 is there. उसके बाद 9 हो चुका है, 7 हो चुका है, 2 1, हमारे पास आ गया 4. हमने 4 नहीं लिखा है ना, हाँ चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. तो here we are having 4. 4 देखेंगे तो 1 2 3 4. So we are having 4. 1 2 3 4. ओके, तो ये सब हो गए हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, एंड टोटल कितना आना चाहिए, दैट इज 30. तो देखते हैं 6 + 4 10 18 19 20 27. कुछ रह गया क्या, 7 हो गया, 2 3. ओके, इसको यहाँ से है ना दोबारा से स्टार्ट कर देना. चलिए हमारे पास 3 रह गए थे, तो दैट इज 1 2 3. ये हो गया 3. अब ये हो गया हमारा कंप्लीट. तो चलिए इसको पूरा कर देते हैं. सो हेयर वी आर हैविंग टोटल, दैट इज 30. ओके, तो इसलिए आप लोगों को टोटल करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ रह जाती है तो उसके लिए हमें करना पड़ता है. चलिए तो क्वेश्चंस पर आ जाता है. सो हेयर वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस. तो चलिए इनको देख लेते हैं. ए पार्ट हम कर चुके हैं. देन हाउ मैनी फैमिलीज हैव मेंबर्स ऑफ एज 4 years. 4 years में देखेंगे तो कितनी फैमिलीज हैं हमारे पास, 4. सो आवर आंसर इज 4. नेक्स्ट इज हाउ मैनी फैमिलीज हैव द मेंबर्स बिलो 7 years. 7 years से छोटे बच्चे किस पर है. तो चलिए किसको लेते, 3 and 4 7, then 3 10, 10 + 1 11, 11 + 5 16, 16 + 6, that is 22. So overall we are having 22 families. Next is how many families have the same number of persons below 10 years. सेम नंबर ऑफ पर्सनस किस में दिखाई दिया है, मतलब 8 और 1 में दिखाई दिया है हमें एक, और 9 में और 5 में, and 3. So how many families are there? 1 2 and 3 and 4 and this one 5.
So we are having 5 families have the same number of persons below 10 years. Sorry, we have to add the number. तो ये नहीं होगा. How many families are there? So यहाँ पर हो गया 9, 1, this is 6, 8, and this is 3. So 3, 3, and 3. कितना हो गया? This is 9, 10, 11. So how many families are there? 11 families. Okay. Okay. So come to our question number 7. So here we are having a bar graph showing the subjects and number of students are there. So what information does the graph represent? So here we are having subjects on x-axis and the number of students in a particular subjects. So we can say that the information we are having from the bar graph is the number of students interested in different subjects. ठीक है. Then what does y axis represents? Y axis क्या represent करती है? That is number of students. Okay. Then how many students like physics? तो physics के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? ये रहा physics and हमने यहाँ पर देखा this is in the middle. So we are having 75 students. Okay. Next is which is the favorite subject of the students? तो सबसे ज़्यादा देखिए सबको मैथ्स पसंद है तो फेवरेट क्या हो गया? मैथ्स. हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स आर लाइक मैथ्स इन कंपेरिजन बायोलॉजी? बायोलॉजी में देखते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं 50 पर एंड मैथ्स में देखते हैं 90. तो कितने ज़्यादा हैं तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40. ओके. इस टाइप से आपको कंपेरिजन करना है. ओके. We are having a histogram. A histogram is a graphical representation of continuous frequency distribution of a group data. And it is similar to a bar graph. A histogram is drawn in a form of rectangle with class interval as basis with no gaps between any two successive rectangles. तो हमारे पास जितने भी रेक्टेंगल्स जो हमने लास्ट टाइम बार ग्राफ में देखे थे उसमें क्या था कि हम पहले के बार ग्राफ में क्या था? गैप्स था. लेकिन अगर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसमें गैप्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे. वो कैसे? चले एक डायग्राम देखते हैं. ओके. तो जब हमने लास्ट टाइम बार ग्राफ बनाए थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो भी हमारे पास बार्स होती थी उनके बीच में गैप होता था. लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर गैप देखने के लिए नहीं मिलता. क्योंकि हमारे पास पहले क्या था कि किसी की 20 एज है, ठीक है, या फिर 25 एज है तो पर्टिकुलर नंबर होता है. अब हमारे पास क्या होते हैं? रेंज. कि जैसे 20 to 25 में इतने लोग इतने पीपल लाई करते हैं. 25 to 30 में हमारे पास 4 है नंबर ऑफ टीचर्स. 30 to 35 में 3 टीचर्स हैं. 35 to 40 में 7 टीचर्स हैं. तो इस टाइप से हम अपना ग्राफ को पूरा करते हैं और फिर उन्हीं के बिहाफ हम क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे जो हम ऑलरेडी करते हैं. So next is frequency polygon for group data. Frequency polygon में हमें क्या करना होता है? जो भी हमारे पास मिड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट करा देन एक यहाँ पर आ गया हमारे पास तो हम यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेंटर में मार्क करते हैं. ओके. नेक्स्ट चलते हैं हम आगे. ओके. ड्राइंग अ हिस्टोग्राम व्हेन क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस. अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हमें क्या करना है? उस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना पड़ता है. अब देखिए जैसे यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21 है. मैं क्या करूँगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा देन डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास क्या गया? 0.5. तो अपर लिमिट में से 0.5 हम क्या कर देंगे? माइनस, और लोअर लिमिट में हम प्लस कर देंगे 0.5. ओके. तो इस तरह से हमारी जो इंक्लूसिव सीरीज है वो किस में चेंज हो जाएगी? एक्सक्लूसिव सीरीज में. ठीक है. जस्ट लाइक दिस. तो पहले ये 15 था, ये 20.5 हो गया, फिर 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5. ओके. चले उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5.2.
एंड यहाँ पे बोला गया है हमें स्टडी द हिस्टोग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए आंसर्स करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास हिस्टोग्राम गिवन है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमें एजेस गिवन है और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ देखेंगे व्हाट इन्फॉर्मेशन इज डिपिक्टेड बाय द अबव हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर बोलेंगे हम देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देन हाउ मैनी पीपल आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 20। तो 15 to 20 देखा हमने, ये रहा। अब इसके ग्राफ पे जाएंगे तो ये कितने हैं हमारे पास 12। सो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना हो गया 12। नेक्स्ट इज विच एज ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा आपको लोग दिखाई देते हैं, तो जिसका सबसे बड़ा ग्राफ है मतलब वही सबसे ज़्यादा नंबर प्रेडिक्ट कर रहा है, दैट इज 15 to 20। ओके, नेक्स्ट इज विच एज ग्रुप हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे कम किस में है, मिनिमम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दिस वन एंड दिस इज 2। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 25 to 30। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी पीपल आर बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 ईयर्स से कम वाले कितने लोग हैं। अभी 15 to 20 तो यहाँ हो गया, यहाँ पर देखें दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 4। सो ऐड करेंगे वी आर हैविंग 18 people who are below 50। Next we are having how many people are above the age of 20। 20 से above कितने हैं, तो 15 to 20 ये रहा। यहाँ से देखेंगे तो this is 10, this is 2 and this is I think 5। ओके, ये हो गया 5। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, तो कैलकुलेट करेंगे दिस इज 17। ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। Okay, let's see one more question from here. That is question number 3. Given below is the frequency distribution table and the daily wages of 20 workers. Okay, from the given data. Okay, and here we are having draw a histogram and the frequency polygon. तो histogram भी बनाना है, frequency polygon भी बनाना है। So चलिए तो इस question को ले लेते हैं। Okay, so here we are having a question. सो यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस आंसर करने के लिए बोले गए हैं, तो पेन को देख लेते हैं। विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर। सो दिस इज 151 to 200। देन वी आर हैविंग विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो हमारे पास ये हो गया, दैट इज 301 to 350। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास जो सीरीज़ है वो किस में होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। बट अगर हम यहाँ देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, डिफरेंट है, तो इनको सेम करना पड़ेगा। तो चलिए इसको चेंज करते हैं और इसको साइड में ले लेते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक कॉलम बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें दिस इज़ 105, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का, 1 का है। तो उसको 2 से करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा 0.5। तो 0.5 इसमें क्या करेंगे माइनस और उसमें क्या कर देंगे प्लस। So this is 100.5 minus this is 150.5। ठीक है, सेम यहाँ पर माइनस करेंगे। सो दिस इज 150.5 माइनस 200.5। यहाँ पर करेंगे दिस इज 200.5 माइनस 250.5। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 250.5 माइनस दिस इज 300.5। देन हेयर वी आर हैविंग 300.5 to 350.5। तो ये क्या हो गया हमारा क्लास इंटरवल। तो देखिए यहाँ पर जो गैप है वो 50 का गैप हमें गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें कुछ इस टाइप से ग्राफ पेज चाहिए। सो यहाँ से हमने ले लिया दिस इज आवर वाई एक्सिस। चलिए तो हम जरा इसको नीचे ले लेते हैं। ओके, तो चलो इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट है ये हमारे पास है क्लास इंटरवल ऑफ डेली वेजेस। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, वेजेस
तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये हम एक किंग बना लेते हैं, इसका मतलब होता है कि हमने 100 से पहले वाली चीज़ें ड्रॉप कर दी हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ से कर लेते हैं। सो वी आर हैविंग मेकिंग अ किंग। तो पहला हमारे पास जो नंबर है वो कितना, 105। सो दिस इज 100.5। उसका सेकेंड नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं हम, दिस इज 150.5। देन उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं हम जस्ट लाइक 200.5। देन वी आर हैविंग 250.5। then we are having 300.5, then we are having 350.5. okay, चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं फ्रीक्वेंसीज में। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर। ओके, तो चलिए ये हमारा एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपना फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो चलिए अब मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सो हमारा 100 से 105 से 150 तक कितना है, जस्ट लाइक 5। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5। तो हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। देन वी आर हैविंग 151। सेकेंड जो है हमारे पास लास्ट इंटरवल, उसका कितना है, 6। तो यहाँ से लेते हैं हम 6, दिस इज 6। एंड यहाँ से हमने फॉर्म करा और ये हो गया हमारा 6। ओके, देन वी आर हैविंग 205 to 250.5। सो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 4। तो चलिए इसको 4 तक बनाते हैं। तो हो गया 1 एंड दिस इज 4। देन 250.5 to 300.5 देखेंगे दैट इज 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। देन उसके बाद देखेंगे 300.5 और 350। ठीक है, तो ये बना दिया हमने हिस्टोग्राम। तो चलिए उसको शेड कर देते हैं। जस्ट लाइक दिस। ओके, देन इसमें अब हमें एक पॉली आ गया, हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्किंग करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसके मिड में यहाँ पर, फिर देन यहाँ से जाएंगे इसके मिड पे, फिर यहाँ से जाएंगे हम यहाँ पर, देन अगेन ये रहा, देन अगेन यहाँ पर, एंड देन इसको फिर यहाँ पर एंड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगन। ओके, और ये हमने हिस्टोग्राम भी फॉर्म कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है पाई चार्ट, जिसमें हम क्या बनाएंगे, एक सर्किल की फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग। So data can also be presented of a circular diagram, and this diagram is called a pie chart, and this is used when we want to compare one component part with other component and the total. The values of these components are represented by sectors of a circle, and as a sector of a circle looks like the slice of a pie is called pie chart or pie diagram. तो जब भी आपको कोई भी एक पाई की फॉर्म में डाटा मिलता है या सर्किल फॉर्म में कोई पार्ट डाटा कलेक्ट हुआ हुआ मिलता है, रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग कंस्ट्रक्शन।
So कंस्ट्रक्शन करने के लिए टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट वी यूज द आइडिया that the total of all the numerical values corresponding to the total number of degrees in a circular arc is that is 360. अब देखिए जो हमारे पास सर्कुलेशन होता है, एक सर्कल होता है, उसका कंप्लीट एंगल होता है हमारे 360 की। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे पूरा सर्कल है इसको डिग्री में हम डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 75, 45, 120, 30 एंड 360 डिग्री। ओके, चलिए अब ये करेंगे कैसे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। जो भी हमारे पास आइटम्स के बने, जैसे यहाँ पे स्कूल के एक्टिविटीज़ के बने, स्कूल, हाउ, होमवर्क, प्ले, स्लीप, अदर्स, टोटल। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आवर्स देखें, जस्ट लाइक 6, 5, 3, 8, 2, 24। अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा सेंट्रल एंगल। वो कैसे निकालेंगे, 6/24 इंटू 360, 5/24 इंटू 360, 3/24 इंटू 360, 8/24 इंटू 360, 2/24 इंटू 360। तो ऐसे करके हमारे पास क्या निकलेंगे, सेंट्रल एंगल। ओके, सो उसके बाद जो हमारे पास पाई चार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे with the help of protractor. So here we are having our exercise and we are going to form a pie chart. Okay, so यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, इससे पाई चार्ट हम बनाते हैं। So इसको ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो ये टेबल है, अब मुझे इसको पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रल एंगल्स। सो यहाँ पर आते हैं, ओके। सो देखिए अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अपनी टेबल, जिसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं हेड्स। देन यहाँ पर देखेंगे तो हम आ जाएंगे एक्सपेंडिचर पर, एंड देन यहाँ पर हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल। ओके, तो चलिए यहाँ पर हेड्स देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास पेट्रोल, that is 1500. Then we are having food, that is 3000. Then हमारे पास आता है क्लोथिंग एंड मिसलिनियस 750। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्लोथिंग, that is 750, and then miscellaneous अगेन 750। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 1550, दैट इज 3000, दैट इज 6000। ओके, तो चलिए यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालते हैं। सो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 1500 बाय टोटल देखेंगे 6000 इंटू 360 डिग्री। ओके, तो हमें सबके सेंट्रल एंगल्स ऐसे निकालने पड़ेंगे, फिर हम क्या फॉर्म करेंगे अपना पाई चार्ट। सो हेयर वी आर हैविंग 3000 बाय 6000 इंटू 360 डिग्री। So here we are having 750 divided by 6000 into 360 degree. Then we are having 750 by 6000 into 360 degree. So चलिए इसको सॉल्व करेंगे। This is 6 6 36, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, एंड 2 0 से 2 0। So 15 6 5, this is 90, this is 90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास, दिस इज 6
60 और 3 zeros यहाँ से कैंसिल आउट, 6 3 ज़ा 18, दिस इज़ 180 डिग्री। फिर से यहाँ पर देखिए तो दिस इज 6 टाइम्स 2 0 से 2 0 फिनिश, और कुछ है क्या? नहीं। तो 6 6 ज़ा यहाँ पर आ गया, 2 से करेंगे यहाँ पर आ जाए 3 टाइम्स, 2 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 से करेंगे 15 टाइम्स, 15 3 ज़ा 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 15 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60 and 9 4 ज़ा 36. So we are having 9 5 ज़ा 45 degree. ठीक है, so we are having 90 90 180, that is 360 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा सेंट्रल एंगल सही कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि सबका टोटल कितना आ रहा है? 360 डिग्री। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या बनाना है? पाई चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पाई चार्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या करें, एक सर्कल फॉर्म कर लिया। ठीक है, सर्कल फॉर्म हो गया। अब मुझे यहाँ पर ये एंगल्स फॉर्म करने हैं, तो चलिए मैं एंगल्स फॉर्म कर लेता हूँ यहाँ पर। दैट इज़ 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, चलिए इसको हटा ही देते हैं, कंपास से एक सर्कल बनाते हैं। पहले कंपास ले लेते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं एंड यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक है, चले ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे हमें फॉर्म करना है सबसे पहले एंगल 90 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ से फिर से प्रोटेक्टर लेते हैं। प्रोटेक्टर को सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे फॉर्म करेंगे, जस्ट लाइक दिस, और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 90 डिग्री। देन वी आर हैविंग 180 डिग्री। तो देखिए 180 डिग्री तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो हम वो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज आर 180 डिग्री। नाउ वी हैव टू फॉर्म 45 डिग्री। तो फिर से हम एक प्रोटेक्टर लेंगे, और देखिए हमने यहाँ पर इस सेंटर प्लेस पर इसको ऐसे एडजस्ट करना है, और यहाँ पर हमने लिया। ठीक है, अब आपको 45 डिग्री कहाँ पर दिखाई दे रहा है? सो यहाँ से लेते हैं 0 एंड दिस इज 40 एंड दिस इज 45। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं। सो दिस इज आर 45 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री, एंड ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये फॉर्म हो गया हमारा पाई चार्ट, और यहाँ पे हमने टेबल बनाई थी, उसके हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे अब। ठीक है, तो देखिए पहला तो हमारे पास पेट्रोल जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेट्रोल। देन सबसे ज़्यादा खर्चा होता था हमारा फूड पर, जो था 180 डिग्री, तो ये हो गया हमारा फूड। देन वी आर हैविंग क्लोथिंग 45, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्लोथिंग। और अगेन लास्ट में मिसलिनियस है, दैट इज़ 45 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास मिसलिनियस। ओके, तो इस टाइप से हम अपना पाई चार्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।